नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में पाकिस्तान की दाखिली सियासत से, अंदरूनी मामलात से हट के दुनिया की और इस खत्ते की तेज़ी से बदलती हुई जो सियासत है उस पर हमारा फोकस रहेगा। और नाज़रीन, एक दिन पहले जैसे कि आपने देखा, अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क शाम सीरिया की एक एयरफील्ड पे जो मिसाइल्स हमला किया, उसके बाद अमेरिका और रूस के दरमियान एक तनाव की बढ़ती हुई कैफियत है। और जो एक विजन था डोनाल्ड ट्रंप का कि रूस के साथ एक बड़ा ही कोऑपरेटिव रिलेशनशिप होगा, जिसका इल्ज़ाम भी उन पे था, और उनका जो वादा था कि अमेरिका की अंदरूनी मईशत और अंदरूनी मामलात पे उनका फोकस रहेगा, वो डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट ओबामा पे तनकीद करते रहे, बहुत शदीद तनकीद करते रहे, सीरिया में उनको इंटरवेंशन से रोकते रहे, अब वो एक इंटरवेंशनिस्ट प्रेसिडेंट की हैसियत से नजर आ रहे हैं। इसकी मशरक़ वुस्ता के लिए क्या इंप्लीकेशन है और फिर अफगानिस्तान के लिए, इस खत्ते के लिए क्या इंप्लीकेशन है, इसे बात करने के लिए मुझे वाया सेटेलाइट ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर मोईद यूसुफ, जो फॉर्चुनेटली पाकिस्तान में लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एशिया सेंटर एट द यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस। डॉक्टर मोईद यूसुफ, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू मोईद। डॉक्टर साहब, आपको क्या समझ आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये एक वन ऑफ, इसे कहते हैं, फैसला है, या अब डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी ही बदल रही है रूस की तरफ और मशरिक़ वस्ता की तरफ? देखिए मोईद, इसको दो तीन जावियों से देखने की ज़रूरत है। पहली तो ये चीज़ है कि मुझे जहाँ तक समझ आ रही है और जो बातचीत हो रही है वाशिंगटन में भी, ये वाक़तन केमिकल अटैक जो था और उसकी कुछ तस्वीर, उसके कुछ इमेजेस, उसने डोनाल्ड ट्रंप साहब को मूव किया है, और ये फ़ैसला जो है वो उसके नतीजे में हुआ है, वरना ऐसी कोई डायरेक्शन पॉलिसी की नहीं थी उनके यहाँ। लेकिन डॉक्टर साहब, उसमें तो फिर इन्वेस्टिगेट करना बनता है कि ये केमिकल हमला किसने किया। पहले भी जो केमिकल हमला हुआ उस पर रशियन इंटेलिजेंस ने ब्रिटिश इंटेलिजेंस के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि वो जो कंपोनेंट उसमें था केमिकल, वो उनके स्टॉक में ही नहीं था, और यहां पर वो तो ऑलरेडी इस हावी आ चुके हैं। उनको क्या जरूरत पड़ी है अपने कि ऐसा हमला करे जिससे कि अमेरिका को जंग में कूदने का मौका मिले? ये बात तो कन्विंसिंग नहीं लगती। ठहरिए, आप नहीं ठहरे ना, आपने अभी पहला ही सुना है, दूसरे दो जाविये तो सुन लें। दूसरी बात यह है कि डोमेस्टिकली ये जो रूस वाला मामला है अमेरिका के लिए, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। वो आप देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशंस भी हो रही हैं, एक बार बार तनकीद उन पे हो रही है कि आखिर क्यों ऐसा है कि पुतिन साहब को तनकीद का निशाना नहीं बनाते, रूस से बार बार ताल्लुकात बढ़ाने की बात करते हैं। और अगर ये अब मीडिया में बात चल पड़ी कि ये असद साहब ने केमिकल अटैक कराया और रूस ने डिफेंड किया है, तो उसके बाद भी कोई अगर रद्द अमल ना आता अमेरिका से, तो ये डोमेस्टिकली भी बहुत बड़ा मसला होता ट्रंप साहब के लिए। ये दूसरा जाविया है। तीसरा जाविया ये कि ये स्ट्राइक्स क्यों हुई, मिसाइल का जो ये एक लगभग 60 मिसाइल, टॉमाहॉक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ, ये क्यों? और इसमें आपको ये देखना है कि इस वक्त जो सूरत हाल है अमेरिका में, पॉलिसी मेकिंग है, जो आला ओहदे हैं वो काफ़ी हद तक अभी भरे नहीं गए, उसमें मिलिट्री माइंड्स जो हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट हैं। तो ये एक मिलिट्री स्ट्राइक, वन ऑफ टैक्टिकल मिलिट्री स्ट्राइक के तौर पे इसको देखना होगा। ये एक मुकम्मल तब्दीली एक अमेरिका की जो पॉलिसी है मशरिक़ वस्ता में या ट्रंप साहब की सोच में नहीं है। इंटरेस्टिंग लेंस आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, हम भी इसको ऐसे ही देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, CIA है, डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है, जो हॉकी की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, जो बड़ी परेशान थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रशिया की तरफ किस तरह का रवैया अख्तियार कर रहे हैं, और अमेरिका जो कि एक ग्लोबल पावर है वो रशिया को बहुत ही डिफरेंस से ट्रीट कर रहा था। अब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पे वो हावी हो गए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप अब उनके हाथ में आ गए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को वो चलाएंगे। दैट डजंट मीन दैट। नहीं, मेरा ख्याल है दिस इज गोइंग टू फार। देखिए, ये मैंने आपको वही कहा, ये वन ऑफ सर्कमस्टांस की वजह से हुआ है। उनका जो बुनियादी एक बात समझना जरूरी है मोहित, के डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में जो बार बार बात हो रही है कि ये अमेरिका को तब्दील करेंगे, अंदर अपना डोमेस्टिकली देख रहे हैं, ये एक सोच है अमेरिका में, इसको जैक्सोनियन सोच कहते हैं। वो जेफरसोनियन एक उनका एक एलिमेंट है जो कहता है कि दुनिया में अमेरिका को पुलिस करना चाहिए, दुनिया की बेहतरी के लिए, दुनिया के मामलात पे भी अमेरिका जो है वो हेल्प करे। दूसरे वो हैं जो कहते हैं कि हमने दुनिया का जो है वो एक ओथ नहीं लिया हुआ संभालने का, हमारे अपने मसाइल अंदर देखिए। ये वो सोच बड़ी मजबूत है। तो इसको इस तरह सिर्फ नहीं देखना चाहिए कि एक शख्स आया, वो सदर बना और उसने ये फैसला कर लिया। तो ये अभी मामला चलेगा। ये वन ऑफ एक स्ट्राइक थी, मिलिट्री एंगल, इसलिए इसका इतना आपको सामने वाजे नजर आ रहा है कि फैसला करने वाले लोग जो हैं वो उस माइंडसेट से आ रहे हैं। ये बात तो समझ आती है, डायनामिक्स, लेकिन खित्ते के डायनामिक्स ये भी है ना कि
इस स्ट्राइक को सपोर्ट किसने किया है? जो दाइश के एलिमेंट्स हैं, जो अल-नुसरा फ्रंट है, जो रेबल्स हैं, सऊदी अरब ने सपोर्ट किया है, इसराइल ने सपोर्ट किया है, बरतानिया ने सपोर्ट किया है, यूरोपियन ममालिक ने सपोर्ट किया है, और रशिया ने बड़ी स्ट्रांग उस पर पोजीशन ली है। ईरान ने उसकी बड़ी तनकीद की है, शाम की तरफ से बड़ा रिएक्शन हो रहा है, और उसके अलावा जो और सारा यानी ग्रुप्स हैं। तो ये तो जो हिस्टोरिकल फॉल्ट लाइन्स है मशरिक़ वस्ता की, वो दोबारा रीडिफाइन हो गई। असल में ये फॉल्ट लाइंस कभी टूटी नहीं थी, किसी हद तक कमज़ोर हो रही थी, क्योंकि तुर्की का और अमेरिका का एक मसला शुरू हो गया था। अमेरिका और रूस आपस में, अब ये ट्रंप साहब के बाद बात हो रही थी कि आपस में शायद मिल के काम करेंगे। उसके अलावा अगर आप देखें तो ईरान और सऊदी अरब के वही मामला चल रहे थे, उसी तरह प्रॉक्सी वॉर जारी थी, अमेरिका और सऊदी अरब का भी ताल्लुक उसी तरह मजबूत था। तो ये टूटी नहीं थी ये अलायंस स्ट्रक्चर। हाँ, ये ज़रूर है कि इस वाक़े के बाद आपको बिल्कुल वाज़े तौर पर नज़र आ गया है कि जो तब्दीली लग भी रही थी वो भी सुपरफिशियल था, और अगर आप उसको हटाएं ईरान तो के नीचे वही अलायंस स्ट्रक्चर। ओबामा ने 8 बरस, प्रेसिडेंट ओबामा ने ईरान को एंगेज करने के लिए जो न्यूक्लियर डील और सब कुछ किया, वो अब क्या किस्सा माजी बनता चला जा रहा है? देखिए, पॉलिसी इस वक्त मुझे जो लग रही है वो ये है कि उसको किस्सा माजी पेपर पे नहीं बनाया जाए। ये ना हो कि वो डील को बिल्कुल खारिज ना कर दिया जाए, रिवर्स ना किया जाए, क्योंकि एक अमेरिका की क्रेडिबिलिटी का मामला है। लेकिन जो अमेरिका में वो लोग, बहुत मजबूत लोग, बहुत से लोग ये सोच रखते हैं, वाशिंगटन में भी, कि ये डील ठीक नहीं है, ईरान को बहुत कंसेशंस मिली हैं, इससे कुछ डिले होगा, लेकिन ईरान का जौहरी जो हथियारों का प्रोग्राम है वो फिर शुरू हो सकता है। वो इस वक्त हावी हैं और सोच यही है कि ईरान के साथ उस तरह ताल्लुक बेहतरी की तरफ नहीं जाना चाहिए जिस तरह ओबामा साहब इसको सोच रहे थे। तो कागजी तौर पे फॉर्मली तो मेरे नजदीक ये डील नहीं टूटेगी, लेकिन बहरहाल ताल्लुकात तो कशीदा हैं, उसमें कोई शक नहीं। यानी वो जो सऊदी अरब को और इसराइल को खतरा था कि ईरान वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ट्रेडिंग रजीम का हिस्सा बनकर एक ताकत बन के मशरिक़ वस्ता में उभरेगा, वो चीज अब उसका चांस कम रह गया। बहुत कम अज कम अमेरिका की पॉलिसी की हद तक मेरे नज़दीक वो रिवर्सल हुआ है, और अमेरिका की पॉलिसी उसी तरफ चली गई है जहां ईरान से ये डील से पहले मामला था। तो उस हद तक ये बात दुरुस्त है। यूरोपियंस तो बड़े डरपोक हैं, वो वही करेंगे जो अमेरिका कहेगा। यूरोपियंस के देखिए आजकल अपने हालात जो हैं वो ब्रेक्सिट की वजह से और अंदरूनी उनके मामलात की दहशतगर्दी की वजह से इतने कमज़ोर हैं कि वो अमेरिका की अलायंस स्ट्रक्चर जो है उसके बगैर गुजारा नहीं है। बरतानिया का तो आपने देख लिया, उनको तो और भी अब इस वक्त मसला है ब्रेक्सिट की वजह से, वो चाहते हैं कि अमेरिका की अलायंस मजबूत रहे। तो ये वो जो एक नेटो वाला मामला है उसमें ट्रंप साहब का बार बार जो मैसेज है उसको गौर से सुनिए, तो वो ये कहते हैं कि नेशनलिज्म ज़रूरी है, मैं अलायंस स्ट्रक्चर्स में रहूँगा लेकिन अखराजात कोई और बरतेगा। और वो आहिस्ता आहिस्ता जो कम से कम कमजोर मुल्क हैं अमेरिका अलायंस में, अमेरिका क्यों नहीं आ रहा? अप्रैल 14 की जो मॉस्को टॉक्स हैं अफगानिस्तान के हवाले से, उसमें क्यों नहीं अमेरिका शिरकत कर रहा? कि वो तो वाज़े है ना, क्योंकि रूस और अमेरिका की जो कशीदगी है, अमेरिका में इस वक्त ये तासुर है और काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि पुतिन साहब अपनी जो एक पावर है उसको रीअसर्ट करना चाह रहे हैं, और जहाँ जहाँ उनको नज़र आ रहा है कि वो अमेरिका को इक्लिप्स कर सकते हैं वहाँ वो कोशिश कर रहे हैं। तो अमेरिका को इस दफ़ा इन्वाइट तो किया गया, लेकिन अमेरिका के मौक़िफ़ है कि अभी तक कोई वजाहत नहीं है कि ये डायलॉग है किस प्रोसेस का हिस्सा, किस तरह चलेगा, एजेंडा क्या है, और अल्टीमेटली किस तरह आके ये मिलेगा बाकी मामलात से। जिस तरह वो एक क्वाड्रिलैटरल ग्रुप था जिसमें पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और अफगानिस्तान थे, वगैरह वगैरह। तो वो वजाहत मेरे नज़दीक किसी ना किसी पॉइंट पे जाके ये मामलात इकट्ठे होंगे, लेकिन एक जो स्ट्रेटेजिक राइवलरी है, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में, अमेरिका नहीं चाहता कि तालिबान जो है वो एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट में आए, अफगानिस्तान में एक पीसफुल सिचुएशन हो जाए, ट्रेड इंटेग्रेशन हो। नहीं चाहता तो है, लेकिन देखिए ना, जियो स्ट्रेटजी का बेसिक असूल तो यही है कि आप अपनी टर्म्स पे फैसला करना चाहते हैं, और अगर आपका कोई हरीफ जो है ग्रेट पावर रिलेशंस में जो हरीफ है वो अगर आके आपकी जगह लेना चाहे तो आप उसको तो एक मुस्बत तरह से तो नहीं देखते। तो ये उसी कड़ी का हिस्सा है। अल्टीमेटली अगर कोई भी प्रोसेस चला जिससे अफगानिस्तान में एक रिकन्सिलिएशन की तरफ बात गई तो मेरे नज़दीक तमाम मुल्क उस पर आ जाएंगे, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान में इतनी कम ऑप्शंस रह गई हैं सलामती की कि किसी चीज को भी रद्द करना मेरे नजदीक दुरुस्त नहीं होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये बताएं, 2 माह से ज्यादा गुजर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप की पुरसरार हुकूमत को, अभी तक उनका हिंदुस्तान पाकिस्तान पे कोई मौक़िफ़ वाज़े नहीं हो पाया, मासवा इसके कि निकी हेली ने एक ऑफ द कफ किस्म का कमेंट कर दिया था जिस पे भारत ने रिएक्ट किया है। इसके अलावा क्या समझ आ रही है आपको?
देखिए, इस वक्त एक पॉलिसी रिव्यू हो रहा है अफगानिस्तान के हवाले से अमेरिका में, जो कि मेरे नज़दीक जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। उससे अफगानिस्तान की पॉलिसी की जो शक्ल है वो वाजे होगी। जब वो वाजे होगी तो जाहिरी बात है उसमें पाकिस्तान का भी काफ़ी जिक्र होगा और ये भी आपको इंडिकेशन मिलेगी कि पाकिस्तान की पॉलिसी किस तरफ जाएगी। जब आपको पाकिस्तान की पॉलिसी की इंडिकेशन मिलेगी तो आपको ये भी समझ आ जाएगी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के मामले पर अमरीका कहाँ खड़ा होगा डोनाल्ड ट्रंप के नीचे। तो मेरे नज़दीक कुछ ही हफ्तों की बात है, कोई ना कोई क्लैरिटी इसमें आना शुरू हो जाएगी। कोई ना कोई क्लैरिटी आने लग जाएगी। डॉक्टर मोईद यूसुफ यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट पीस से ताल्लुक है, हमें बता रहे थे, आपने उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना कि कुछ ना कुछ हफ्तों में एक रिव्यू जब अफगानिस्तान का कंप्लीट होगा तब डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत की अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान पे जो पॉलिसी है वो कोई खुल के हमारे सामने आ सकेगी। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हिंदुस्तान में किस किस्म की इंतहा पसंदी है उस पर बात करते हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश यूपी में आरएसएस सपोर्टेड योगी आदित्यनाथ के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जिस किस्म की सियासी और समाजी सूरत हाल पैदा हो रही है, खास करके अकलियतों के हवाले से, उस पर बात करने के लिए मुझे दिल्ली से ज्वाइन कर रही हैं कविता कृष्णन, जो कि सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन एसोसिएशन की। कविता जी नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे ये बता सकेंगी कि हमने ये सुना है कि खुद नरेंद्र मोदी बहुत कंफर्टेबल नहीं थे, उनकी कोशिश थी कि योगी आदित्यनाथ को चीफ मिनिस्टर ना बनाए, लेकिन आरएसएस का दबाव इतना था कि उन्हें योगी आदित्यनाथ को यूपी का चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ा। क्या ये बात सही है? देखिए, क्या उनकी मीटिंगों में हुआ ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मेरे अनुसार सोचा समझा हुआ निर्णय है भाजपा का और आरएसएस का योगी आदित्यनाथ को बनाने का। और वो इसलिए कि उनकी जो जीत हुई उत्तर प्रदेश में, वो चाहते थे कि इस जीत का वो एनालिसिस इस तरह का दें, मतलब वो जीत के बहाने उसे एक हिंदुत्व के लिए जीत बताने की एक कोशिश करें। और ये तभी हो सकता था अगर वो आदित्यनाथ को बनाते चीफ मिनिस्टर, और इसलिए उन्होंने चुना, सोच समझ करके ही चुना है। मेरा मानना है कि ये इस वर्डिक्ट को सिर्फ हिंदुत्व की जीत या हिंदू राष्ट्र के लिए वोट के रूप में देखना शायद सही नहीं होगा। नो डाउट कोई कम्युनल प्रेजुडिसेस भी रहे, लेकिन और भी कई वजह थे इस वोट के लिए। कविता जी, बड़ा डीपर एनालिसिस आप हमें दे रही हैं। कम ही हमें होता है मौका कि हम इस किस्म का एनालिसिस देख सकें हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का। लेकिन क्या वहां लोग लिबरल जो हैं वो ये समझ रहे हैं कि टारगेट महज माइनॉरिटीज ही रहेंगी, मुसलमान या क्रिश्चियन ही रहेंगे? क्या यह उनको इसका अदराक है, कॉन्शियसनेस है कि ये चीज तो बढ़ के हिंदुस्तान की जो लिबरल क्लासेस हैं वो भी इसकी जद में आएंगी, जो ये एक वहां पे एक डायरेक्शन ले रही है पॉलिटिक्स? देखिए, मेरा मानना है कि इसके खतरे को समझने वाले भी भारत में बहुत सारे नागरिक हैं, लेकिन बावजूद इसके ये खतरा बढ़ा जरूर है। और पिछले 2 साल से इस खतरे के प्रति आगाह करने की कोशिशें रही है। कई राज्यों में भाजपा के खिलाफ भी इलेक्शन वर्डिक्ट भी आए इस बीच में। लेकिन नो डाउट कि इस समय जो माहौल है वो बहुत खतरनाक है, और हम में से बहुत लोग जो लोकतंत्र पसंद लोग हैं भारत में, वो इसके खतरे को समझ रहे हैं कि ये फाशीवाद की आहट के अलावा कुछ नहीं है। और ये भारत के लोकतंत्र के ताने बाने को, ये सिर्फ किसी खास समुदाय के खिलाफ हम हिंसा की बात ही नहीं है। एक तरह से वो भारत का जो पहचान है, उसका जो सेक्युलर चरित्र है, लोकतांत्रिक जो पहचान है, उस पर ही एक बहुत बड़ा हमला है। देखिए ना कविता जी, जब हमने वो वीडियो देखी है, कुछ सुनी सुनाई बात नहीं है, वीडियो देखी है जहां योगी आदित्यनाथ स्टेज पे पंडाल पे बैठे हैं और एक स्पीकर ये कहता है कि मुसलमान औरतों को कब्रों से निकालो, बेहुरमती करो, रेप करो। उस पे जो रद्द अमल है हिंदुस्तान की लिबरल क्लासेस का, वो क्या हुआ है? देखिए, वो जो स्पीचेस हैं उसके अलावा भी बहुत सारे हैं जिसमें उनके वो मंच पर बैठे हैं और लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों के वोट का अधिकार छीन लो। और फिर ये जो रेप की बात है, खुद आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम अगर लड़के शादी कर रहे हैं हिंदू लड़की से, तो मैं हिंदू लड़कों से कहूंगा कि तुम मुस्लिम लड़कियों को उठा के ले आओ टाइप से। तो ये जो बातें हैं ये बहुत खतरनाक है। और मेरा मानना, देखिए, कोई एक लिबरल वर्ग तो है नहीं। मैं जरूर इस बात को कहूंगी कि जो सरकारें उत्तर प्रदेश में और भारत में भाजपा से पहले भी रही, उनसे जरूर एक सवाल है कि जब उनके पास मौका था तब उन्होंने क्यों नहीं इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की। भारत में ऐसे कानून हैं जिसके तहत ऐसे हेट स्पीच पर कानूनी कार्रवाई संभव थी, लेकिन ये उन्होंने नहीं किया, समय रहते नहीं किया।
और जब इसकी कोशिशें भी हुई तो उनको उल्टा बचाया ही गया। तो दरअसल उन पर जरूर एक बल बनता है, लेकिन भारत के लोगों के लिए मैं ये कहूंगी कि बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे लोग अलग अलग बातें सोचने वाले लोग हैं, लेकिन लोकतंत्र के बारे में जो चिंतित लोग हैं इस देश में वो इस खतरे को भांप रहे हैं, अब ये एक नया सिलसिला भी हमने देखा ये जो रोमियो स्कॉट्स का है, जहां एक मुसलमान नौजवान जिसको एक हिंदू लड़की से मोहब्बत थी, उसका रोमांस था, उसे मार मार के हलाक कर दिया गया है। एक दिन पहले ये चीज हुई है, इस पे क्या रद्द अमल है? हाँ, हम लोगों ने, बल्कि महिला संगठनों ने मिलकर के जो बयान दिया है इन स्क्वाड पे, इस पर हम लोगों ने कहा है कि ये स्क्वाड सिर्फ मुस्लिम लड़कों या दलित लड़कों के खिलाफ ही इस्तेमाल नहीं हो रही हैं, बल्कि ये लड़कियों की अपनी मर्जी के खिलाफ, यानी महिलाओं की अपनी बराबरी और आजादी के खिलाफ इस्तेमाल होने के बड़े खतरे हैं इसमें, और वो इस्तेमाल होंगे। क्योंकि जैसे ही आप किसी विजिलेंटे स्क्वाड को कहेंगे कि आप एक तरह से स्ट्रीट हैरासमेंट पर आप एक्शन ले लीजिए, आप तो पुलिस है नहीं, तो वो गैर संवैधानिक तरीके से साथ में मर्जी से लड़के लड़कियां जो साथ में घूम रही हैं उन पर हमले कर रहे हैं। उसमें भाई बहन भी साथ बैठे हैं, उन पर भी हमले हो रहे हैं। और मुस्लिम हिंदू विवाहों को लेकर के आरएसएस का बहुत पहले से ही कोशिश है कि इनको ये लव जिहाद कहें। हम लोगों ने कहा है कि लव को युद्ध बताना, लव को जिहाद बताना, ये तो आपकी मानसिकता को दिखा रहा है। आप नहीं मान पा रहे हैं कि अब तक ऐसा एक भी केस साबित नहीं हुआ है। हर केस में यही निकला है कि महिला ने, लड़की ने अपनी मर्जी से प्यार किया है, शादी किया है, और आप तो उसकी मर्जी पर हिंसा कर रहे हैं। तो कविता जी, अगर ये जो डायरेक्शन ले रहे हैं रोमियो स्क्वाड्स, ये सब कुछ है, इसका क्या मतलब है कि बीजेपी और आरएसएस एक तरह से एंटी मॉडर्निटी किस्म की ये पॉलिटिक्स भी है इनकी? एक तरफ से ये अपने आप को जिद्दत पसंद दिखाते हैं, मॉडर्न दिखाते हैं, लेकिन क्या ये एंटी मॉडर्निटी है? देखिए, ये लोग कह तो रहे हैं, अब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि नया भारत और इनके प्रोमिसेस हो रहे हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि नए भारत का सोच ऐसे नहीं हो सकता। ये 21वीं सदी के नए भारत का सोच कतई नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ के अगर राइटिंग्स को देखिए, वो खुद लिखते हैं कि महिलाओं को पुरुषों का काम नहीं करना चाहिए, यानी पब्लिक में, राजनीति में नहीं आनी चाहिए। अगर वो पुरुषों का काम करेंगे तो वो दैत्य जैसे हो जाएंगे और उनको आजाद नहीं छोड़ना चाहिए महिलाओं को। तो मेरे ख्याल से ये सोच तो एक तरह से उसको मिडिवल एजेस में छोड़ देना चाहिए। ये सोच किसी नए भारत का सोच कतई नहीं हो सकता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सचमुच में जो नया भारत है वो संघर्ष करेगा, वो लड़ेगा ऐसी सोच के खिलाफ, क्योंकि ऐसे सोच के आप कहती है कि नया भारत या जो सेक्युलर इंडिया है वो इस पे स्टैंड लेगा, लेकिन हमने देखा कि जब एल.के. अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी सीन पे नमोदार हुए, जब उन्होंने रथ यात्रा की, बाबरी मस्जिद पे कैंपेन चलाई, राम जन्मभूमि की, तो हिंदुस्तान के जो लिबरल हैं उन्होंने एक बाद में ये कहा कि नहीं, ये अब तायब हो गए हैं, वो तो शायर हैं। फिर मोदी जी जब सीन पे नमोदार हुए, गुजरात का सारा ब्लडशेड का वाकया था, तब ये कहा गया कि नहीं, उनका इकोनॉमिक एजेंडा है। अब जब योगी आदित्यनाथ जो पुरोहित हैं, जो खुद एक मजहबी फिगर है, जब वो अब सीन पे है, तो अब फिर क्या अपॉलॉजी है, अब एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी? बिल्कुल नहीं, मैं कह रही हूँ कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है एक खास वर्ग के लिए, लेकिन मैं मानती हूँ कि सिर्फ वो आवाज जो मिडिल क्लास का एक हिस्सा है, बहुत वोकल हिस्सा है, जो ऐसे अपॉलोजेटिक्स देते रहा है सांप्रदायिक और लोकतंत्र विरोधी राजनीति के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ वो ही रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। दरअसल मोदी सरकार को इसके पहले की सरकारों के साथ जो लोगों का रोष रहा है, लोगों की डिसोल्यूशनमेंट रही है, उनके जो जन विरोधी नीतियां रही है, उसके खिलाफ भी जो आक्रोश है, उसका भी फायदा मोदी सरकार को मिला है। और इसलिए मैं मानती हूं कि जो लोकतांत्रिक आंदोलन है इस देश के, उन्होंने कभी ऐसे अपॉलोजेटिक्स कतई नहीं दिए हैं, और वो सचमुच में एक बेहतर लोकतांत्रिक देश के लिए, जिसमें सभी लोगों के अपने आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, सम्मान, बराबरी, उसके लिए हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, वो संघर्ष ही एक तरह से ये जो लोकतंत्र विरोधी आरएसएस की राजनीति है उसको भी पराजित करने की शक्ति उसी में है। और मेरा तो भरोसा है कि ऐसे जो जन आंदोलन है वो सफल जरूर होंगे। अच्छा, एक हमने बहुत दिलचस्प चीज देखी, मेरे हाथ में ये CNN की एक रिपोर्ट है जो ये ग्राफ में शो करती है कि होली काउ इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर। जहां एक तरफ ये झगड़ा है कि गाय जो है उसका ज़बा नहीं होना, दूसरी तरफ सबसे ज्यादा जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है बीफ की, काउ मीट की, वो हिंदुस्तान से हो रही है, और हिंदुस्तान में सबसे बड़ी रियासत जिससे हो रही है वो यूपी है। ये किस किस्म का तजाद और कॉन्ट्रडिक्शन है? देखिए, ये इनके लिए गाय बहाना है।
और गौ रक्षक के नाम पर ये इनको गाय और गाय की सेवा या जानवरों के बारे में कोई चिंता ये कतई नहीं है। अच्छा। ये इनको तो मैं कहूंगी कि ये गुंडागर्दी करने वाले, आतंकवाद फैलाने वाले संगठन हैं, जिनको बहाना चाहिए हिंसा करने की, हत्या करने की, जिससे वो दलित लड़कों पर, दलित पुरुषों पर और मुस्लिम पुरुष महिलाओं पर ये हिंसा करते रहे हैं और ये हमेशा से निशाना बनाते रहे। लेकिन पिछले 2-3 साल में इनको ज्यादा एक तरह से ताकत मिल गई है। मकसद क्या है? मकसद क्या है माइनॉरिटीज को टारगेट करने का? लार्जर गेम प्लान क्या है? गेम प्लान यही है कि वो इस देश को, वो तो खुल करके उनका गेम प्लान चाहिए तो आप आरएसएस के वेबसाइट पे चले जाइए, जहां वो लिखा हुआ है कि हम तो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि ये देश जो है वो भारत के संविधान के अनुसार, अम्बेडकर के लिखे संविधान के अनुसार चले। वो चाहते हैं कि ये देश जो है वो हिंदू राष्ट्र और मनुस्मृति के अनुसार चले, जिसमें कि सिर्फ माइनॉरिटीज ही नहीं, कोई भी डिसेंटिंग वॉइस को कोई जगह नहीं मिलेगी। और मैं तो मानती हूँ कि काउ स्लॉटर के जो लॉज हैं उनकी वो एक तरह से जैसे पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉ है, वो उस तरह का स्टेटस गेन कर रहा है, क्योंकि वो एक बहाना है। उसके बाद आप किसी पे भी आरोप लगा दो कि आपने काउ स्लॉटर किया है तो आप उसकी बड़ा इंटेलिजेंट आपने पॉइंट कहा। कविता कृष्णन साहिबा, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमने एक सेगमेंट रिकॉर्ड किया वुड्रो विल्सन के विजिटिंग स्कॉलर जनाब माइकल कुगलमैन के साथ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हवाले से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्शन क्या है, वो ब्रेक के बाद हम आपको दिखाते हैं। Natheen, welcome back. I'm joined here by Michael Kugelman, Deputy Director of the Asia Program and Woodrow Wilson Center in Washington. He's also someone who's very deeply interested in this region, in India, in Pakistan, Afghanistan. He writes extensively about it. We are fortunate to have him in our studios with us right now. Michael, a very warm welcome to you. Thank you. Great to be here. A very warm welcome to Islamabad and Pakistan. Thank you. It's always great to be here. Is this your first time? No, not at all. Unfortunately, I've been to Pakistan and Islamabad multiple times. So really? It's good to be back. And when were you here the first time? I think it was back in 2009. So have you found Islamabad changed in any way? 8 years? I've always found Islamabad to be a pretty placid place, and it reminds me a lot of Washington, D.C., which actually is not very placid right now. But in terms of how things look, in terms of how the city is laid out, the architecture, it's just, you know, I don't want to say it's a boring place. It's a very comfortable and relaxed place. But do you think Washington is boring too? Washington is definitely not boring, not right now. But the way it looks and the general... Not right now? Not right now. You mean with Trump administration there? Absolutely, yes. I think we know what I'm referring to here. Okay. So you have been writing very extensively, and you tweet even more extensively than what you write. It's more than 2 months. You say Washington has been an interesting place over the last 2 months. And what do you think is the attitude and the direction the Trump administration is taking on India, on Pakistan, on Afghanistan? Well, I think it's too early to say. Quite frankly, the Trump administration has been dealing with a lot of foreign policy concerns and challenges, and you know, this part of the world does not figure among them. I think that the Trump administration is focused on the Middle East, it's focused on the Asia Pacific, North Korea, China, it's focused on Russia, it's focused on Mexico. Quite frankly, we haven't really heard that much about its policies toward this country, toward Afghanistan, toward India. In one of your pieces, Trump is scaring Indians. You have mentioned that when Indian Foreign Secretary Subramaniam Jaishankar was visiting, right at the time the Trump administration suspended the H-1B visas, do you think it was just coincidental or it was some sort of signal to New Delhi by the Trump administration? I mean, I would think it's coincidental simply because I think that the Trump administration actually wants to make the relationship with India work. I think this is one country in South Asia, India, where we could safely predict what the Trump policy will be. And I think that's will essentially be a continuity with the Obama administration, one that involves deepening relations, particularly on the military side. I
I would be surprised if the Trump administration would have wanted to purposely try to insult the Indians or simply embarrass them. Indian corporate circles are very worried for the H-1B visas, and other things. So do you think the Indian lobby, the Indian diaspora will be able to prevail upon Trump to back off from the H-1 visa changes? No, I don't, not at all. And the reason for that is that dismantling the H-1B visa program has very strong bipartisan support in Washington. It's not just Trump, it's not just the Republicans. You've got a lot of powerful Democrats in Congress that are firmly behind the idea of reining it in. Well, I mean, it all comes down to American jobs. I mean, it's a very powerful argument politically. I mean, the idea here, or the narrative, is that the H-1B visa program essentially gives jobs to foreigners that would be better off going to Americans. Now, whether that's true or not... But if the U.S. continues to take a strong position on the job issue, then, of course, India is at the receiving end. Absolutely, yeah, and this is why India is so concerned. And you said that the United States has a strategic imperative to maintain as strong a relationship as possible with a close friend in the increasingly volatile Asia-Pacific region. What is India's role in the Asia-Pacific region for U.S.? I mean, let's face it. I mean, when you look at the broader Asia-Pacific region, you look at India, you look at the United States, they really feel the same way about a lot of things. There's a lot of shared interests. The United States views India as a key player in the broader region because it could push back against the rising influence and the activities of China in the region. I think Washington doesn't see any other country in Asia in a position like India to do something like that. But if this is the situation regarding China, then is Trump administration worried about CPEC? You know, Trump administration has not really said anything about CPEC, though the U.S. government, and here I'm referring to the Obama administration, has never come out and opposed CPEC. And in fact, many within the U.S. government will say that they actually support CPEC. And I think from an economic perspective, the U.S. should support CPEC, because what are the intended outcomes of CPEC? It's greater connectivity, more energy security, more employment, ultimately more stability. These are outcomes that the U.S., one would think, would welcome. But you made a very interesting tweet. You said one more takeaway from yesterday's Pak-China-Russia event. CPEC is for real and making real progress. Many in this town, I understand, is Washington, don't appreciate that. What does that mean? Well, I mean, I think this ties into general anti-Pakistan sentiment in Washington. I think there's really a refusal to believe, among many in government, but especially, analysts outside of government, an unwillingness to believe that this huge potential project is actually taking off. I think that certainly there are a lot of challenges associated with this project, financing, security, and I think that many in Washington just assume that there's so many challenges that it's never going to get off the ground. They don't actually realize that it's operational. The fact that the western route is open, that there's activity in the Gwadar port. But when you mention in your piece that India is very important to U.S. and Asia-Pacific region, so that means China is a huge concern in the Asia-Pacific region. So if China is increasing its influence in this region, then that means there's a natural alliance between U.S. and India against Pakistan and China. Yeah, well, I mean, I don't know if I want to use the word alliance, but clearly the U.S. sees itself working more closely with India in a broader geopolitical perspective in order to, hope and assume that India could try to serve as a foil, as a counterbalance to China in the Asia-Pacific. And in that regard, the U.S. is going to support India in many different aspects of what it does overseas. India has its own big transport corridor that it's trying to develop. This, but when you hear people in Washington, in Islamabad, talking of Indo-American nexus against Pakistan and China, so what is your response to that? I mean, see, that to me is a bit overdone, I think. I mean, the U.S., even though it's intensifying its relations with New Delhi, it is not in a position where it wants to try to gang up on Pakistan. It doesn't want to do anything like that. Despite the fact that the U.S.-Pakistan relationship is not necessarily in the best of times right now, there are no crises. It's not 2011. It's not the time when we were hearing about Raymond Davis and Salala and the bin Laden raid. There are no major crises, and the U.S. really does want to have a workable relationship with Pakistan. They'll never be best friends. That's obvious. What about Afghanistan? Afghanistan, in terms of what the U.S. wants to... I mean, 16 years, the United States is sitting in Afghanistan, no end in sight. This is a true challenge, and everyone is talking about what's the end game going to be. I don't think anyone knows what the end game is going to be. I think it's likely
that the Trump administration will send several thousand more troops to Afghanistan, not troops to fight, not combat troops, but troops to supplement the training mission that's already there. The United States has any plan of getting out of Afghanistan, or are they going to want to sit here like South Korea? You know, you have to worry about it. In my view, I don't like the idea of thinking about an open-ended military commitment in Afghanistan. I mean, the Trump administration, it's very clear where it's going. I mean, Trump himself will want to listen to the generals in the field and the retired generals in his administration, all of whom will want him to send more troops to Afghanistan. If you hear the Chinese and the Russian and the Pakistani diplomats, I mean, they fear that the United States sees Afghanistan as a place to consolidate itself, to keep a watch on Pakistan, Iran, Right. China, and Central Asia. And terrorism is merely an excuse. I mean, the bottom line here is that the Trump administration's foreign policy is very much guided by the need to deal with terrorism. And I think that as soon as Trump's advisors tell him that ISIS has a rising presence in Afghanistan, and as soon as his advisors tell him that Al-Qaeda is, according to many indications, reconstituting itself in Afghanistan, that will make him convinced that he needs to agree to A, keep troops in Afghanistan, and B, send some more over as well. But what about engaging with Taliban to bring them into broad-based government to stabilize Afghanistan? Well, see, that's the only way that this war can end. I mean, we know there were, at one point, as you know, there were 100,000 U.S. troops in Afghanistan. It didn't end the war. It didn't stabilize Afghanistan. Sending several thousand back to complement the 8,500 there now won't end the war. So reconciliation is clearly seen as the way to go. But it's not happening. Well, I mean, Secretary of State Tillerson, who of course has been marginalized and doesn't seem to have much power, he actually made a statement. But why is he surprisingly. marginalized? Tillerson? Why? Why do you say so? The Trump administration, according to many accounts, has tried to centralize foreign policy making within the White House and and also with the Defense Department. And the State Department has... Well, is Ivanka Trump going to control it, or what? Or her husband, Jared Kushner. He seems to be doing so much. I mean, let's face it, Jared Kushner has really no experience in foreign policy. He accompanied a top U.S. general to Iraq, him of all people. So are you suggesting this thing that this kind of crowd is now, is dominating the Secretary of the State? Yeah, I mean, those are the indications, but we don't hear much about Tillerson. Do you hear much about him? You rarely hear much about him. He did make a big trip to Asia not too long ago, but he really, as I understand it, does not have that much control, which has implications for foreign policy. It suggests that the U.S. will have a very security-focused, not a diplomacy-focused foreign policy in many parts of the world, including here. But you're in Washington. Is there a view there that, what you're saying, what you just said, that the only way to really bring stability to Afghanistan and to basically help Afghanistan integrate with Pakistan, Iran, and Central Asia and Chinese investment is to bring Afghan Taliban into broad-based government in Kabul? Is there a view, is there an understanding or cognizance of this thing in Washington? Oh, absolutely. I mean, the Obama administration had focused so much on the need to have a reconciliation process to the point that it hadn't identified any plan Bs on if there were to be a case where reconciliation didn't work. And of course it hasn't worked. I'm very skeptical. Why would it work? I mean, why would Washington not join in the April talks, 14th April talks in Moscow then? I think that's an issue of domestic politics. I mean, as you know, there's an FBI investigation in the U.S. being launched to look into allegations of Trump officials in the Trump administration and their possible liaisons with Russia. So I think that there's a view in Washington, and this is a surprisingly prudent view here in Washington, that it doesn't make sense. It's not the right time for the U.S. to be engaging with Russia in some type of conference, even a multilateral one, where there will be other countries as well. I think that's the main reason why the U.S. doesn't want to participate. But a few months down the line, do you expect Washington to be engaged with Russia on the issue of Afghanistan? I don't know. I mean, in some ways, it would make sense because, the Russia and the U.S., they don't get along, but they have some similar interests in Afghanistan, right? I mean, they both worry. They both don't want the Taliban to be in control. They both worry about the implications of further destabilization. They both worry about ISIS. But I don't know if there's enough trust. And, certainly Trump, of course, is very pro-Russia. Tillerson is as well. But some of the real key foreign policy people, like Secretary of State Mattis, don't feel that way. So I think there may be a bit of an inner conflict within, or there could be a conflict within the Trump administration about how to deal with Russia. Thank you, Michael Kugel. Thank you so much. नाज़रीन, आज इतना ही. फिर कल आपसे मुलाकात होती है. बहुत शुक्रिया.